हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया, हमने इसके बेसिक्स को सारा समझ लिया है। चार्ज क्या होता है, चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं। हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमने 3 मेथड पढ़ लिए। हमने ये चार्जिंग के 3 मेथड पढ़ लिए हैं। हमने ये पढ़ लिया चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या, अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो बेसिक देख लें। वैसे यहां से भी समझ में आएंगी बातें, बट अगर एक बार आप बेसिक देख के आ जाओगे तो आपको यहाँ बातें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है बेटा कि अगर अगर आप मेरा सपोज करो कि लोग बोलते हैं कि वीडियोस की साइज बहुत लेंदी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लोग 10 मिनट से 15 मिनट में पता नहीं कैसे वो अपना टॉपिक समझा देते हैं। मुझे तो 15 मिनट ये बताने में लग जाता है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मतलब एक बैकग्राउंड बनाने में इतना टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ा तेज। चलो तो बात करेंगे आज। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 है और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज वगैरह हम समझ चुके हैं क्या होता है, पहले लेक्चर में ही सारी चीजें हो चुकी थी। आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी क्या है जो बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम काइंड ऑफ चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को बचपन से पढ़ते हैं, इसको लिख ही लो, एक प्रॉपर्टी तो हो ही जाती है, ठीक है। मीन्स सेम काइंड ऑफ चार्जेस are repel to each other and opposite kind of charges are attract to each other। अब देखो बेटा, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, फिर भी समझा देता हूं क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। सेम काइंड का मतलब हुआ या तो प्लस प्लस हो, एक जैसे सेम काइंड हो, या फिर माइनस माइनस हो। तो ये चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, मतलब अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। और अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि एक प्लस हो दूसरा माइनस। तो अगर ऐसा चार्ज है तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, दूर भगा रहे थे। यहाँ पे ये पास पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, फिर जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको ये कहती है कि जो चार्जेस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं। मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनको हम ऐड करके एक चार्ज मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस हो Q1 Q2 Q3, अपने ये देख लिया है ना, चार्जेस को Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 Q3 Q4 मान लो मल्टीपल चार्जेस हैं, तो हम उन सबको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हो, वो साइन पे डिपेंड करता है कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो चार्जेस क्या होंगे, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस जो होता है नेचर में एडिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो मेरे पास चार्ज है Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। मेरे पास ऐसे चार्ज हैं। अब इन चार्जेस को मैं ऐड कर सकता हूं, इन सारे चार्जों का एक इक्विवेलेंट चार्ज बता सकता हूं। सपोज किया मैंने इक्विवेलेंट चार्ज Q है, तो इसको मैं बोल सकता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Q1। अब यहां पे देखो ये सब जगह प्लस ही है। मान लो इसमें Q3 मेरा माइनस होता तो Q3 जब माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। तो कहने का मतलब एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी ही बोलते हैं, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आप मत बोल देना, ठीक है।
क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मैंने कैसे डाला, जैसे मान लो Q3 मेरा -2 कूलाम होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरा 1 कूलाम है, 2 कूलाम है, 5 कूलाम है और एक -4 कूलाम है, 4 मेरे पास चार्जेस हैं। अब इसका इक्विवेलेंट चार्ज मुझे निकालना है, तो मैं बोल दूंगा क्या, Q = एक तो 1 Q1 हो गया, प्लस Q2 2, प्लस Q3 5 और प्लस Q4 मेरा क्या हो जाएगा -4। तो अल्टीमेटली वो देखो माइनस हो जाएगा, पर हमने क्या किया तो ऐड ही ना, तो क्या हो जाएगा 5 2 7 7 1 8 8 और प्लस माइनस -4 = 4। तो यानी कि Q मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया, मेरा रिजल्ट आ गया एक नेट चार्ज जो आ गया, नेट चार्ज आ गया 4 कूलम। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। मेन फंडा यही है, आपको ये नोट करके रखना है, ठीक है। एडिटिव इन नेचर ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपकी होती है, ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड, सॉरी अभी इंग्लिश बदल गई है ना, नाइदर की जगह पे नीदर आ गया, ठीक है। सो चार्जेस आर नीदर क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना चार्ज बनाए जा सकते हैं और ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है, क्लियर है। ना चार्जेस बनाए जा सकते हैं, ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। तो इसको अगर दूसरी भाषा में बोलें तो हम ये बोल सकते हैं क्या, कि टोटल चार्ज, देखो ना बनाए जा सकते हैं ना नष्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैं ये बोलूं कि टोटल चार्ज किसी सिस्टम में जितना होगा वो क्या होगा, कंजर्व, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। क्या हो गई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सो चार्ज, द टोटल चार्ज in an isolated system, अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि कोई एक बंद कमरा हो, उसमें से ना चार्ज बाहर जा पाए और ना बाहर वाला चार्ज अंदर आ पाए। सो टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, या बोल सकते हैं रिमेन कंजर्व, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं रिमेन कंजर्व, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब इसी को दूसरी भाषा में आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो, कि द इलेक्ट्रिक चार्ज neither be created and nor be destroyed। ना तो बनाए जा सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते। तो वही तो हुआ, कंजर्व भी तो हुआ, मतलब वो कंजर्व है भाई, फिक्स है ना, उसको बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, यहाँ पे देखो, मैंने एक बात की आइसोलेटेड सिस्टम की, किसकी बात की, आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ, मान लो एक ऐसा सिस्टम हुआ जिसमें चार्जेस तो हैं, लेकिन वो चार्जेस क्या हैं, वो चार्जेस आपके आइसोलेटेड है, मतलब बाहर से एक्सटर्नल कोई चार्ज इसके अंदर नहीं आ सकता और अंदर का चार्ज कोई बाहर नहीं जा सकता। तो इसको बोलेंगे हम क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेट हो गया, देखो कोरोना में क्या होते हैं लोग, आइसोलेट हो जाते हैं ना, मतलब अपने को कोई कमरे में बंद कर लेते हैं, ना बाहर से कोई अंदर आएगा ना अंदर से कोई बाहर जाएगा। तो वही बात चार्जेस के साथ भी हो गई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सपोज करो अब यहाँ पे एक तुम्हें फील दे रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल के जरिए आपको एक फील दिया जा रहा है कि एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, कंजर्व का मतलब क्या है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज है, ठीक है, मान लो 2Q चार्ज है, और कौन सा है -5Q है, और मान लो यहाँ पे -3Q चार्ज है, और यहाँ पे मान लो 2Q चार्ज है, ठीक है। 4 चार्जेस थे, 4 अंदर में बॉल रखी हुई हैं, इन बॉल पे इतने चार्जेस हैं, ठीक है। एक पे 5Q है, आप Q की जगह पे कूलाम ले लो, यूनिट ले लो, मैंने तो Q वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब इस बॉक्स को पकड़ा और इसको हिलाया और ठीक है, और फिर छोड़ दो, तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से, हमने पढ़ चुका है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कहीं गए होंगे। अब ये ऐसे तो रह नहीं जाएंगे, ये इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, हो सकता है सेम भी रहे, हो सकता है ये 2Q वाले पे 3Q चार्ज आ जाए, हो सकता है 5Q वाले पे 9Q चार्ज आ जाए, ठीक है। मतलब ये अब फ्रिक्शन की वजह से इधर से उधर इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए होंगे, क्योंकि मैंने इनको आपस में क्या किया, हिलाया, और हिलाया तो क्या हुआ होगा, बॉल आपस में रब हुई होंगी, और रब होने से चार्ज डेवलप होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में।
तो अब ध्यान से देखो ये कैसा हो जाएगा। सपोज करो इसमें कई बार 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। कैसे न्यूमेरिकल देते हैं, मान लो अभी इस पे चार्ज आ गया 3Q, ठीक है, और दूसरे वाले पे चार्ज आ गया 2Q, और तीसरे वाले पे चार्ज आ गया मान लो मेरा सिर्फ 1Q है, और चौथे वाले पे चार्ज उसने बोल दिया अब बताओ क्या होगा। x मैंने सपोज कर लिया x, मुझे बताना है क्या होगा। अब मुझे क्या पता है कि टोटल चार्ज बिफोर कोलिजन द बॉल इज इक्वल टू द टोटल चार्ज आफ्टर कोलिजन द बॉल। मतलब क्या हुआ, पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में होगा, क्योंकि मैंने बोला क्या चार्जेस ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, इट ऑलवेज रिमेन कंजर्व, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो पहले वाला चार्ज बाद वाले चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर लेंगे, देखो यानी कि मैं बोलूंगा 2Q प्लस 5Q माइनस 3Q। देखो यहाँ पे एडिटिव नेचर हम लेके आ रहे हैं ना, चार्जेस को ऐड किया जा सकता है। अब माइनस 3Q क्यों ले लिया, मैंने प्लस माइनस 3Q लिया होगा, समझ आ रही बात है। मैंने क्या लिया होगा, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस 3Q लिया होगा और प्लस 2Q लिया। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके, क्योंकि भाई चार्जेस तो यही है, आइसोलेटेड सिस्टम है। बाहर से मैंने सोचा कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, अंदर से बाहर भी नहीं जाएगा, तो चार्ज तो अंदर का फिक्स ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2Q प्लस 1Q और प्लस x, ये इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितना होगा, 5 to 7, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतनी बातें तो आ गई होंगी भाई, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो 12th क्लास में। 5 to 7, 7 3 4 या ऐसे कर लो 5 to 7, 7 to 9, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6Q इज इक्वल टू 3 to 5, 5 on 6 इज इक्वल टू 6Q, ठीक है, प्लस x। तो अब x इज इक्वल टू कितना आ गया 6Q, ये 6Q इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6Q इज इक्वल टू 0। अब कहने का मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये चार्जलेस हो गया। हम क्या बोलेंगे कि ये जो 2Q वाली बॉल थी इस पे 0 चार्ज हो गया अभी, ठीक है। ये चार्ज क्या होगा, दूसरी बॉल्स में चली गई, पर टोटल चार्ज कंजर्व है, ये बात रखना, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व। तो ये हो गई कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट। इनका प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आए तो आप मेंशन जरूर करो अपने पॉइंट्स को, इन्हें भी लिखना है। लेकिन अगर ये एक्चुअली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको तो चाहे पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, बट ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इनको तो प्रॉपर्टी आप 12th क्लास में अगर बोलेंगे ये प्रॉपर्टी है तो नंबर लेने के लिए ठीक है, बट गद्दारी होगी अपने साथ में, ठीक है। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई, और चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इन 3 को नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4 करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्या, क्वांटाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। प्रॉपर्टी है क्या, क्वांटाइजेशन की, ठीक है। अब समझना क्वांटाइजेशन, 4th प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है यार, क्वांटाइज का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कोई चीज फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो। अब इसका मीनिंग समझना क्या होता है, कोई चीज कैसी अवेलेबल हो, फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो। अब इसका मीनिंग समझना क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से, कोई भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर मुझे चार्ज ले जाना है तो मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब रब करके या इंडक्शन मेथड से या कंडक्शन मेथड से, कैसे भी। मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ए से बी पे आप चार्ज ले जाना चाहते हो, तो वो मिनिमम चार्ज क्या है जो ले जा सकते हो भाई, एक इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो यानी कि मिनिमम चार्ज इतना ही जा सकता है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेके जाओ या 1/4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेके जाओ, नहीं भाई, जब भी ट्रांसफर होगा एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वही मिनिमम चार्ज है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा सकता है, यानी कि फिक्स हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैंने बोला अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। यानी कि एक चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी पे जाना है तो वो आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, आप वो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
ऐसा तो नहीं जाएगा ना 3.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, मतलब चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो एक फिक्स अमाउंट में होगा। अब इसी चीज को बोल दिया गया है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो मैं लिखने क्या वाला हूं, उन वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। So the smallest charge that can be exist independently, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो एक स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी आ सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो थोड़ी जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि इससे कम चार्जेस नहीं होते, होते हैं, इससे कम भी चार्जेस होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं होते, ठीक है। कहने का मतलब वो स्वतंत्र नहीं होते यहाँ से वहां जाने के लिए, ठीक है। उनको दूसरी चीजों के साथ में जुड़ के जाना होगा, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ही वो फ्री चार्ज है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये पॉइंट आई होप समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब इसको अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, ठीक है, अगर इसको मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं, द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर मिनिमम चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा तो मिनिमम चार्ज तो वही जाएगा। तो कहने का मतलब द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा मिनिमम वही चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मैंने बोला, मुझे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज लेके जाना है, कितना, आधा इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। लेना है तो इतना ही लो, या तो एक इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज पूरा लेके जाओ, तो दो इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तीन इलेक्ट्रॉन लेके जाओ चार्ज, पर आधा इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वांटाइजेशन का मतलब बताया, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसी बात को मैंने इस जो है इन वर्ड्स में लिख दिया, इजी वर्ड्स में लिख दिया, द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब इससे क्या पता पड़ गया, इससे ये पता पड़ गया कि जो फंडामेंटल चार्ज है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज है। यानी कि भाई वही इधर से उधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, यानी फंडामेंटल क्या, फंडामेंटल इन द सेंस जो जैसे फंडामेंटल यूनिट होती है, कोई भी फंडामेंटल यूनिट होती है जिसपे हम डील करते हैं सारी, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं फंडामेंटल मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या जानते थे, देखो इसको ऐसे आप समझो, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी, उन्होंने बोला था फंडामेंटल एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल मतलब अब उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर आपके थॉमसन ने, जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी तो उन्होंने बोला नहीं भाई डाल्टन तो झूठ बोल रहा था, ठीक है, उसने 70 साल तो झूठ बोले, कांग्रेस गवर्नमेंट को मत जोड़ देना इन 70 साल के। तो उसने 70 साल तो झूठ बोला, यानी कि डाल्टन ने बोला था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम सबसे छोटा है, पर उसका सब
जब जे थॉमसन ने बोला कि नहीं एटम के अंदर भी उससे भी छोटा कुछ है, उसका भी सब पार्टिकल हो सकता है, उसके अंदर सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल हो गया वहां से। अच्छा, यहाँ पे वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है जो ट्रांसफर हो सकती है, वो है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। अगर मैं बोलूँ फंडामेंटल यूनिट दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम, अगर मैं बोलूँ फंडामेंटल सबसे छोटी यूनिट, मैं बोलूंगा इससे एक चार्ज इस बॉडी से, इस वाली बॉडी से इसको एक चार्ज देना है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक इलेक्ट्रॉन भाई इसको दे दो, ठीक है। मैं तो ये नहीं बोलने वाला ना अभी कि 1.5 दे दो या 0.5 बोल दे दो। तो कहने का मतलब कि अब 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसे फंडामेंटल चार्ज कहा जाएगा, ठीक है। ये सारे एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं, बिल्कुल दिमाग में सेट करते हुए चलो। तो मींस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज। हमने क्या बोला, मींस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज है। फंडा मतलब स्मॉलेस्ट, दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो छोटी यूनिट सबसे होती है, यहाँ भी देखो मिनिमम की बात की, यहाँ भी स्मॉलेस्ट की बात की, जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसी को तो आप फंडामेंटल बोलते हो, ठीक है। तो मींस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज, वो एक फंडामेंटल चार्ज हो गया। यहाँ तक की बातें आई होप समझ में आ चुकी होंगी। अब इसी को अगर आप बुकिश लैंग्वेज में लिखें, ये तो हमारी समझने वाली बातें हो गई, हम समझे कैसे क्वांटाइजेशन हमने समझ लिया। अब इसको बुक में उन्होंने लिखा है, या आप कहीं भी बुक में देखोगे जो बुकिश लैंग्वेज लिखेंगे वो क्या लिखते हैं वो भी लिख के देख लेते हैं, अब वो भी समझ में आएगी हमें, ठीक है। क्या है, द चार्जेस आर ऑलवेज, द चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट, या ऐसे बोल सकते हो चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, या ऑलवेज एग्जिस्ट, कोई भी वर्ड यूज कर लो, ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। चार्जेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज क्या है, ई, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज समझाने के पीछे मेरा जो मतलब था वो इस डेफिनेशन को समझाना था, ठीक है। तो मतलब द चार्जेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज का मतलब फंडामेंटल चार्ज क्या, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मतलब अगर मैं बोलूं, इसको देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग Q इज इक्वल टू, Q मतलब चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल, मान लिया हमने इंटीजर मेरा n है और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो Q जो एग्जिस्ट करेगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, यानी कि Ne, मतलब प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पर मैं ये नहीं बोल सकता ना प्लस माइनस 2.25 या 2.5, नहीं बोल सकता ना, क्यों, क्योंकि n क्या है, इंटीजर है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा ना। बात तो वही होगी ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, यहाँ प्लस माइनस क्या है, डोनेट कर रहा है तो प्लस और एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस। यही तो होता था प्लस माइनस में, जो डोनर होता था पॉजिटिव साइन हो जाती थी, पॉजिटिव चार्ज हो जाता था, जो एक्सेप्ट करता था वो निगेटिव हो जाता था। तो ध्यान से समझना, तो प्लस साइन हो गई डोनर के लिए, माइनस साइन हो गई एक्सेप्टर के लिए। इस पे तो ज्यादा डिस्कस करना नहीं है, ये सारी चीजें पीछे मैं समझा चुका हूँ। अब देखो, या तो ये एग्जिस्ट करेगा प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर प्लस माइनस 4, या फिर प्लस माइनस दिस, या फिर प्लस माइनस 3, मतलब जो भी होगा ये n इंटीजर होगा। 2.25 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकते क्योंकि वो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल नहीं है, या ऐसे बोलो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या ऐसे बोलो मिनिमम चार्ज जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। देखो एक बॉडी दूसरी बॉडी में क्या चार्ज जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यानी कि वही तो हुआ मिनिमम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, यानी उसी को तो बोलेंगे जो मिनिमम होता है, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो यानी कि जो चार्ज होता है इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। आई होप समझ में आ गया होगा इस ये, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्वांटाइजेशन, ठीक है, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको,
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, उसकी मेन प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, इसको लिखो या आप नहीं लिखो, लिख लोगे आपके नोट्स के लिए बहुत बढ़िया है। बट आपका एग्जाम में अगर पूछेगा कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो यू हैव टू राइट दिस वन डेफिनेशन, यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन एंड यू विल गेट द मार्क्स। क्लियर? तो इसको लिखो, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसको बेटा नोट कर लो। फिर इस पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ कि किस टाइप के आते हैं। ठीक है, चलो अब आपकी इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या हो गई, खत्म हो गई, और कोई प्रॉपर्टीज इसमें खास है नहीं। ठीक है, चार प्रॉपर्टी में देखो प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो गई है ना। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो बेटा, पढ़ने के हजारों जरिए हैं, बस पढ़ाई मत छोड़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बन के आता है, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आपसे बोल दिया कि कैन 8 into 10 the power minus 19 कूलम, कैन 8 into 10 the power minus 19 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड from one body to another, क्या बोला मैंने, क्या इतना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उतना ही चार्ज जा सकता है जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज हो। ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एन, हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को तो कैसे सॉल्व करोगे, Q इज इक्वल टू कितना गिवन है, इतना चार्ज मुझे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ले जाना है, तो Q इज इक्वल टू क्या है, 8 into 10 the power minus 19 कूलम। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 the power minus 19 कूलम। अच्छा, बहुत बढ़िया। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Le होता है। ठीक है, Ne होता है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि n मेरा क्या आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जो n निकल के आ रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, n का मतलब क्या हुआ, हमने देखो Q इज इक्वल टू Ne का फॉर्मूला लिखा था, तो ये क्या था, E था मेरा, अगर नहीं भूल गया हूं तो आप अभी नोट कर लो। E क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर, और Q क्या था, चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब मेरे पास Q पता है मुझे कि 8 into 10 the power minus 19 कूलम, N नहीं गिवन है, और E पता है 1.6 into 10 the power minus 19। ठीक है, अब यहाँ से N इज इक्वल टू निकालो तो क्या हो जाएगा, ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, 8 into 10 the power minus 19 कूलम अपॉन 1.6 into 10 the power minus 19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, 10 की पावर 19 से 10 की पावर कैंसिल, n इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 8 अपॉन 1.6, ये नीचे से हटा हो जाएगा 80, 80 बाई 16, 16 5 क्या होता है 80, हो जाएगा 5, n की वैल्यू 5 आएगी। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर इतना चार्ज ट्रांसफर करना है तो इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या उसने पूछा था, क्या ऐसा पॉसिबल है, कैन दिस चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, क्या इतना चार्ज जा सकता है, हाँ जा सकता है। क्यों, क्योंकि इतना चार्ज कैसे ले जाओगे, 5 इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, इतना चार्ज चला जाएगा। लेकिन अगर यही मान लो अगर यहीं पे आ जाता 5.5, या यहीं पे आ जाता 5/2, या आ जाता 2.5, मतलब ये इंटीजर नहीं आता, तो इसका मतलब n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आ जाता मान लो 2.5, तो मैं क्या बोलता, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर दिस मच चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट कि अगर मैं n इतने भाई 2.5 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज ट्रांसफर करने के लिए मान लो n की वैल्यू 2.5 आ जाती, तो मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं तो भाई या तो 1 या तो 2 या तो 3, तो मैं क्या बोलता, या तो 2 ट्रांसफर होगा या तो 3 होगा, तो इसका मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर करने के लिए अगर 2.5 आता तो मैं बोलता नो, बट ऐसा नहीं, यहाँ पे मुझे इंटीजर मिल चुका है, तो मैं बोल दूंगा यस इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड।
ठीक है, मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर लो, ये क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे ही क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो देखो, ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ए पॉलीथीन इज रब्ड विद द वूल। अगर पॉलीथीन को हम वूल के साथ रब्ड करेंगे तो हमने बताया था कि अगर जब फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होता है तो एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव होता है। ठीक है, तो वूल और पॉलीथीन को रब करेंगे तो हमेशा पॉलीथीन पे निगेटिव आता है, वूल पे पॉजिटिव आता है। पॉलीथीन पे निगेटिव क्यों आया? क्योंकि वूल से क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे पॉलीथीन में। ठीक है, इस वजह से पॉलीथीन निगेटिव बन गया। अब क्वेश्चन में भी यही है, ए पॉलीथीन इज रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू बी निगेटिव चार्ज। ऐसा पाया गया कि पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज आ गया जब वूल से वो रब किया गया, ऑफ दिस मच, यानी इतना चार्ज पॉलीथीन पे निगेटिव का है। उसने पूछा एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब जाहिर सी बात है, मान लो अगर मैंने ये वूल है मेरा, ठीक है, ये वूल है और ये पॉलीथीन है, इन दोनों को क्या किया, आपस में रब किया। तो रब करने से क्या होगा, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। ठीक है, तभी तो ये निगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना। अब इस पे कितना चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ गया 3 × 10⁻⁷ कूलम का, निगेटिव का है। ठीक है, उसने निगेटिव यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे बोल दिया निगेटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव का ही है। ठीक है, अब पूछ रहा है मुझसे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे तो इतना चार्ज हुआ होगा। बात क्लियर हो गई? तो देखो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q 3 × 10⁻⁷ कूलम। आप माइनस लेना चाहो माइनस ले लो, टेंशन नहीं लो उसकी। ठीक है, बस देखो माइनस प्लस कुछ नहीं होता। ठीक है, माइनस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है और कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव में लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे भी माइनस लो तो भी ठीक नहीं। देखो माइनस प्लस का अगर गेम खेलोगे तो क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा जो n आएगा, या तो -5 आएगा या तो +5 आएगा, और कुछ तो होगा नहीं। अब -5 आएगा तभी मैं बोलूंगा कि 5 इलेक्ट्रॉन गए, और +5 आएगा तो भी मैं बोलूंगा कि 5 इलेक्ट्रॉन गए, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, आप लेना चाहो तो निगेटिव निगेटिव भी ले लो, जो मर्जी बोले सकते। अब Q = क्या होता है, Ne होता है। Q कितना है मेरा, 3 × 10⁻⁷। n कितना है नहीं पता, यही तो मुझे बताना है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अच्छा, E कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो n = क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, यूनिट से यूनिट कैंसिल होता है, तभी तो n मेरा नंबर में आएगा, वरना कूलम में नहीं आता। ठीक है, कूलम कैंसिल हो जाती है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। अब क्या आएगा, ये बचेगा 3 × 10⁻⁷। ये 10 की पावर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा अपॉन 1.6। अब ये क्या आएगा, ये मेरा 19/7, तो ये हो जाएगा 3 × 19 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 अपॉन 1.6। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, कैलकुलेट कर लो। ये वैल्यू मेरी आ जाएगी ये कट होगा क्या, तो देखो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, 3/1.6, इसको हटाया, ये 0 हो गया, 2 8 जा 2 15 जा। ठीक है, 15/8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड किया मैंने 15 को, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 7.0, 8 7 जा 56 4 0। ठीक है, 8 5 जा 40, यह आ जाएगा 1.75। क्या आ जाएगा, 1.75 × 10⁻⁻12। देखो n इंटीजर में नहीं आया, n इंटीजर में नहीं आया, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है इतना अगर हो रहा है तो आप बस ये बता दो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, पॉसिबल है कि नहीं, उसने ये मुझसे नहीं पूछा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा था कैन इट पॉसिबल टू ट्रांसफर दिस मच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, पर यहाँ पे इसने मुझसे ये नहीं कहा, इसने मुझे ये कहा कि आप बस ये बता दो भाई कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है,
वो तो बोला ये हो चुका है, उसके हिसाब से उसने ये कर चुका है, इतना चार्ज उसको मिला है, मुझे ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो मैं बता दूंगा भाई इतने इलेक्ट्रॉन गए, आंसर मेरा हो गया इतने इलेक्ट्रॉन गए। अब पॉसिबल नहीं है कि नहीं है वो समझे, उसने जैसा क्वेश्चन दिया वैसा आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इतने चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट क्वेश्चन उठाया गया तो उसमें था, तो मैंने बता दिया इतने इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, ठीक है, आपको ज्यादा बताना है उसको तो बोल दो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। देखो थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन है हो गया, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ही ट्रांसफर होगा, यानी 1 2 3 ऐसे ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। विच इज नॉट पॉसिबल आपने लिख दिया, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्वांटाइजेशन से बनते हैं, जो मैंने आपको 2 टाइप के कराए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बन सकता क्वांटाइजेशन से, ठीक है। तो यही एक आपके 2 लॉजिकल अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एक में n मेरा आया था और एक में n मेरा इंटीजर नहीं आया, तो उसमें मैंने बता दिया कि चूंकि उसने बोला कि वो रब करके इतना चार्ज आ चुका है, बस तो आप ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन कितने गए, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई नहीं आ रहे थे हमारे इंटीजर में, तो क्या करें, जबरदस्ती तो लेके आएंगे नहीं, तो हम बोल देंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन आए, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर क्वेश्चन तो किसी का भी बनाया जा सकता है। ओके, चलो फिर अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लेना, ओके, आप कमेंट में लिखना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, उसके क्वेश्चंस और कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, इतनी चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बेटा।